पहला कहता है कि अगर सप्लाई सर्विसेज बाय वे ऑफ फिक्स टेलीकॉम लाइन, लीज सर्किट, इंटरनेट लीज सर्किट, केबल, डिश एंटीना, अगर फिक्स लाइन के थ्रू जा रहे हैं तो जहां पे भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, जहां पे वो एंटीना आपने लगा रखा है, वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट अगर ये मोबाइल कनेक्शन की बात करें, इन केस ऑफ मोबाइल कनेक्शन फॉर टेलीकॉम कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन पोस्टपेड बेसिस, यानी कि डाटा या वॉइस के सर्विसेज मोबाइल की आप देते हो पोस्टपेड बेसिस पे, तो जो उस बिल के ऊपर एड्रेस होगा, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा उस लोकेशन को। और कहता है कि अगर ये प्रीपेड वाले आपने सर्विसेज दे रहे हो, डेटा और वॉइस की सर्विसेज दे रहे हो, प्रीपेड वाउचर के थ्रू दे रहे हो, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा दोस्तों? बी द एड्रेस ऑफ सेलिंग एजेंट, यानी कि एजेंट जो टेलीकॉम ऑपरेटर से वो वाउचर खरीद रहा है, प्रीपेड वाउचर खरीद रहा है, उन एजेंट की जो लोकेशन ऑन रिकॉर्ड है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, इवन दो वो दिल्ली से ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर से वाउचर उठा के यूपी के अंदर लेके आए, गाजियाबाद में लेके आए, फर्दर उन्होंने उसको मान लीजिए हरियाणा में बेचा वाउचर, वो उसने यूज करा, हरियाणा में यूज करा, वो कुछ नहीं होगा। एजेंट कहां पे? हरियाणा, गाजियाबाद के अंदर है, नोएडा के अंदर है, वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर कहता है कि अगर उस एजेंट की एड्रेस आइडेंटिफाइड नहीं है, नहीं दे रखा है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर सर्विसेज यानी कि टेलीकॉम ऑपरेटर के एड्रेस को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब लास्ट है दोस्तों, इफ सच प्रीपेड सर्विसेज अवेल्ड और रिचार्ज इज मेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कि आपने पेटीएम से या एयरटेल की वेबसाइट से ऑनलाइन रिचार्ज कर दिया गया है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर सर्विसेज, तो सर्विस ऑफ जो रिसिपिएंट का एड्रेस रिकॉर्ड है उसको मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर वो भी नहीं है तो दोस्तों क्या मान लेंगे हम? सप्लायर ऑफ सर्विसेज को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 की, जो कि बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, कि ये सर्विसेज कहां दी जा रही है? डोमेस्टिक दी जा रही है, जहां पे सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर इन इंडिया। तो सब सर्विसेज की क्या नेचर होगी? बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन in India. Then place of supplier services. B, location of recipient of services on the record of supplier of services, यानी कि बैंकिंग, NBFC, स्टॉक ब्रोकर के पास जो रिसिपिएंट का एड्रेस होगा उसके रिकॉर्ड में वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, वो जो एड्रेस होगा उसके रिकॉर्ड में। Otherwise, if the recipient of services is not on record of supplier, shall be the location of supplier of services, यानी कि वो बैंक, वो NBFC, वो स्टॉक ब्रोकर की प्लेस ही क्या मान लिया जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है कि इफ मिस्टर ए रेजिडेंट ऑफ मुंबई ओपन अ बैंक अकाउंट इन मुंबई विद अ बैंक लिमिटेड एंड सबमिटेड हिज रेजिडेंस एड्रेस इन मुंबई, दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई बैंकिंग सर्विसेज शैल बी मुंबई। तो इस केस में बैंक जो कि मुंबई में लोकेटेड है उसने अपने एड्रेस बुक कहां का दिया? मुंबई का दिया। तो बैंक के पास रिकॉर्ड में उसका कौन सा एड्रेस है? मुंबई का है। तो बैंक अब जो भी सर्विसेज उसको देगा, जहां पे भी वो सर्विसेज लेगा और उस सर्विसेज पे अगर कोई जीएसटी एप्लीकेबल है, चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? मुंबई ही माना जाएगा। अब दूसरा केस दोस्तों कि इफ मिस्टर बी गोज टू बैंगलोर नॉट हैविंग एन अकाउंट विद अ बैंक टू टेक ए डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि मिस्टर बी बैंगलोर गए और बैंगलोर में उनको किसी रीजन से डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत थी। अब उनका बैंक अकाउंट नहीं था वहां पे जिस बैंक में वो गए, और उन्होंने कैश में देके वो डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया उस बैंक से। तो बैंक उस डिमांड ड्राफ्ट पे कुछ चार्जेस लेगा दोस्तों, और उस चार्जेस पे जीएसटी लगता है। तो जीएसटी जो लगेगा उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाए? द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर, दैट इज बैंक इन बैंगलोर इशूइंग द डिमांड ड्राफ्ट। तो जो बैंक डिमांड ड्राफ्ट इशू कर रहा है वो बैंक की जो लोकेशन है वो क्या मान लिया जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ इस एग्जांपल में दोस्तों? बैंगलोर। अब दोस्तों आगे चलते हैं इसके प्रोविजन सेक्शन 12 सबसेक्शन 13, जो कि बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय इंश्योरेंस सर्विसेज इंश्योरेंस कंपनी। तो इस केस में अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को अगर इंश्योरेंस कंपनी सर्विसेज दे रही हैं तो इस केस में क्या होगा?
उस रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ बिजनेस बिकम अ प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर वो अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनी जो दे रही है सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है, तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो उनके रिकॉर्ड में है वही बनेगा। अब कहेंगे सर रिकॉर्ड में नहीं हो तो वैसा पॉसिबल नहीं है सिनेरियो ऐसा, अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो फिर हम क्या मानेंगे, वही इंश्योरेंस कंपनी के प्लेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, यानी कि सप्लायर के प्लेस को ही प्लेस ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अब दोस्तों बात कर रहे हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 की, जो कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। बट दोस्तों एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ये जनरल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज की नहीं बात कर रहा है, ये उन सर्विसेज की बात कर रहा है जो सर्विसेज किसको दी जा रही हैं, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी और लोकल अथॉरिटी, यानी कि ये जो गवर्नमेंट को अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विस दी जाएगी तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज कंपनी को दी जा रही है तो उसके लिए सेक्शन 12(2) देखना, और अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को दी जा रही है तो सेक्शन 12(14) देखना। अब इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज क्या माना जाएगा, शैल बी टेकन आर बीइंग इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वैल्यू ऑफ सच सप्लाई स्पेसिफाइड टू ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि बात कर रहा है कि अलग अलग देखना। एडवर्टीजमेंट अगर आपने एक से ज्यादा स्टेट में करी है तो प्रोपोर्शनेट देखना किसके स्टेट में कितनी कितनी आपने एडवर्टीजमेंट कर रही है, और उसे कैलकुलेट करने के लिए बोलता है अगली लाइन में, शैल बी इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट एट्रिब्यूटेबल टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज केस में भी डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में जैसे भी प्रोपोर्शनेट दे रखे कि इसके किस वे में आपको डिसाइड करना है तो उस वे में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना है, वैल्यू के लिए है। और इन एब्सेंस ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अदर बेसिस एज में बी प्रिस्क्राइब, तो वो आपके ऊपर है, वो आप आगे जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे कि क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब दोस्तों सेक्शन 13 पे आ गए हैं, यानी कि सेक्शन 12 जो था हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए था। अब हम बात कर रहे हैं अदर देन डोमेस्टिक सर्विसेज, यानी कि जहां पे सप्लायर या रिसिपिएंट कहां है, आउट ऑफ इंडिया है, तो उस केस में बोलता है प्रोविजन, जो स्टैंडर्ड प्रोविजन बोलता है, जैसे 12(1) और 2 था ना दोस्तों वहां पे, यहां पे सेक्शन 13(1) और 2 जो बोलता है वो ये बोलता है, The place of supply services except services specified in subsection 3 to 13, यानी कि 3 से लेके 13 तक के सबसेक्शन में जो सर्विसेज बता रखी हैं उसमें जो होगा वो अलग है, बट जनरली इन सर्विसेज के अलावा अगर कोई सर्विसेज है तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, तो रिसिपिएंट को ही मान लिया जाएगा उसका कि लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लिया जाएगा। अदरवाइज प्रोवाइडेड दैट वेयर द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज नॉट अवेलेबल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर अवेलेबल नहीं है 13 और 2 में जब हम कोई सर्विसेज आ रही है जो 3 से लेके सबसेक्शन 13 के बीच में नहीं है, उसके लिए अगर आप रिसिपिएंट की लोकेशन को नहीं मिल पा रही है तो उस केस में सप्लायर की लोकेशन को आप प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो बोलता है द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। तो अब दोस्तों अब हमें कहां जाना है, अब स्पेसिफिक सर्विसेज पे जाना है कि जो कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से स्टार्ट होती हैं। उसका क्लॉज ए बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स के केस में अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है जो कि इंटरनेशनल वाली है, उस केस में कहता है First, services supplied in respect of goods which are required to be made physically available by the recipient of services to the supplier of services, यानी कि जो recipient जिसका वो goods है वो सप्लायर के पास लेके जाता है ठीक कराने के लिए, तो उस केस में जहां पे वो ठीक होगा, जहां पे वो रिपेयरिंग होगी, सर्विसेज होगी, जहां पे वो गुड्स रिपेयर होगा, उस प्लेस को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि कहता है वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। सेकंड बोलता है वेयर सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस, यानी कि सप्लायर और रिसिपिएंट अलग अलग लोकेशन पे बैठे हैं और रिसिपिएंट के गुड्स के ऊपर जो काम हो रहा है वो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वे से होता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर आपका खराब हो गया
कोई जो कि बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ यूएसए में और इंडिया में एक आईटी वाला पर्सन उसके लैपटॉप का, उसके डेस्कटॉप का, उसका रिमोट से एक्सेस लेके थ्रू एनी डेस्क और किसी मोड से उसके सिस्टम का एक्सेस लेके उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करता है, विंडो इंस्टॉल करके उसको ठीक कर देता है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोलेंगे? The location where goods are situated at the time of supply of services। तो गुड्स कहाँ लोकेटेड थे दोस्तों? यूएसए में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? यूएसए माना जाएगा इस केस में, अगर उस गुड्स के ऊपर रिमोटली सर्विसेज हो रही है। ये नीचे दोस्तों एग्जांपल है कि अगर इफ सॉफ्टवेयर लिमिटेड ए कंपनी बेस्ड आउट बैंगलोर, एक सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी जो कि बैंगलोर बेस्ड है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ऑनलाइन मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का, और वो कॉन्ट्रैक्ट देती है अपने सर्वर का, जिसका सर्वर कहां पे? मुंबई में है। और वो कॉन्ट्रैक्ट किसको देती है? एक XINC कंपनी है जो कि यूएसए में बेस्ड है। तो इस केस में ये जो यूएसए बेस्ड कंपनी है उस सर्वर की जो मेंटेनेंस सर्विस कैसे देगी? रिमोटली देगी। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? गुड्स कहां पे है? सर्वर कहां पे? मुंबई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? मुंबई। इसी तरीके से अगला एग्जांपल इसमें है कि लाइकवाइज इफ सॉफ्टवेयर लिमिटेड को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है फ्रॉम ए जापानीज बैंक बेस्ड आउट टोक्यो टू मॉनिटर लोड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन सर्वर लोकेटेड इन टोक्यो, तो उसको टोक्यो के सर्वर का काम मिलता है इसको सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो कि बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। तो इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? सर्वर कहां पे है? टोक्यो में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? टोक्यो, यानी कि क्या होगा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं सेक्शन 13(3) सबसेक्शन बी की क्लॉज बी की प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स में कहता है कि वो जो सर्विस दी जा रही है, सर्विस सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड आइदर एज ए रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज और पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट विच रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रिसिपिएंट और पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ विद सप्लाइड ऑफ फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी कि सर ऐसा हुआ कि मैंने उस गुड्स के साथ उस रिसिपिएंट जो उसका ऑनर है वो भी साथ ही रहेगा। ऐसी कंडीशन है कि मान लीजिए मेरे को डेंटिस्ट से काम करवाना है, डेंटिस्ट ने मेरा एक जो टिथ है वो एक आर्टिफिशियल टिथ लगा रखा है। अब दोस्तों इस आर्टिफिशियल टिथ के अंदर मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई तो इस आर्टिफिशियल टिथ को मैं निकाल के तो वहां पे भेज नहीं सकता, मुझे ही जाना पड़ेगा वहां पे। ये केस कह रहा है दोस्तों। तो इस केस में सप्लाई क्या मानी जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वे सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, यानी कि जब मैं लेके जाऊंगा वहां पे वो इसका ट्रीटमेंट करेगा। तो जिस क्लिनिक में जहां पे वो ट्रीटमेंट करेगा, जिस क्लिनिक की लोकेशन होगी जहां पे परफॉर्मेंस, जहां पे वो ट्रीटमेंट हुआ, वो लोकेशन क्या मानी जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं सेक्शन 13(4) की प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां लोकेटेड होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ये हम गुड्स में भी बढ़ चुके हैं, सर्विसेज में भी यही है। कहता है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर्विसेज सप्लाइड इन दिस रिगार्ड बाय एक्सपर्ट स्टेट एजेंट, वही सारी चीजें बोल रहा है, होटल गेस्ट हाउस बोल रहा है। इसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोलेंगे? द प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। फॉर एग्जाम्पल, if A of New York is constructing a house in New York and appoint Mr. B Delhi to provide architectural services with regard to proposed construction of house located in New York, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? आर्किटेक्ट सर्विसेज कहाँ के लिए दी जाएंगी दोस्तों? न्यूयॉर्क वाले बिल्डिंग के लिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या माना जाएगा? इस आर्किटेक्चरल सर्विसेज के लिए न्यूयॉर्क माना जाएगा। अब दोस्तों सेक्शन 13(5) की बात करते हैं जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल आर्टिस्ट सपोर्टिंग, यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल कल्चरल आर्टिकल सपोर्टिंग की बात हो रही है। वहां पे हमने पहले पढ़ा था सेक्शन 12 के अंदर डोमेस्टिक वाला, यहाँ पे इंटरनेशनल की बात हो रही है। उस केस में अब वहां पे भी यही होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड ही प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगी। जहां पे कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी द प्लेस वेयर द इवेंट एक्चुअली हेल्ड, जहां पे इवेंट एक्चुअली होगा।
एग्जाम्पल है जैसे दोस्तों, इफ कंपनी एक्स इन इंडिया पे फॉर कॉन्फ्रेंस टू बी अटेंडेड बाय इट्स सीईओ हेल्ड इन लंदन, यानी कि एक्स कंपनी उनके सीईओ लंदन में गए हैं और उनके लिए कॉन्फ्रेंस वहां पे अरेंज करा गया है, तो उस कॉन्फ्रेंस के लिए, उस इवेंट के लिए जो पेमेंट होगा उस पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जहां पे परफॉर्म हुई, और परफॉर्म कहां पे हुई है, लंदन के अंदर। अब दोस्तों सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 की बात करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ बैंकिंग और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहां पे भी अगर ये सर्विसेज इंटरनेशनली हुई है, बैंकिंग वाली, फाइनेंशियल्स वाली, तो उस केस में भी दोस्तों क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। कहता है कि कौन कौन से सर्विसेज आएंगी, ए, बी और सी। सर्विसेज सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू अकाउंट होल्डर। Intermediary services consisting of hiring of means of transport और including yacht को तो इंक्लूड करा है, बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल अप टू ए पीरियड इन ऑफ ए 1 मंथ। ठीक है दोस्तों, तो उस केस में शैल बी द लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जहां पे लोकेशन सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानेगा, यानी कि जहां पे बैंक लोकेटेड है, जहां पे याच वाला कंपनी लोकेटेड है, जहां पे इंटरमीडिएटरी सर्विसेज वाली कंपनी लोकेटेड है, वो जो सर्विस जहां से दे रही है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if XY bank in USA charge loan processing fees to AB company located in इंडिया, यानी कि XY बैंक जो कि यूएसए में है, उसने एक लोन दिया AB बैंक को, AB कंपनी को, और उसके लिए उस लोन के अगेंस्ट में उन्होंने प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी उस बैंक ने, यूएसए वाले बैंक ने, XY बैंक ने। तो इस केस में दोस्तों इस प्रोसेसिंग फीस के ऊपर जो के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो जो कि लोकेशन किसकी है, सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, XY बैंक है, और ये सर्विस प्रोवाइडर कहां पे है, यूएसए के अंदर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई दोस्तों क्या हुई सर्विसेज के लिए, यूएसए। अब दोस्तों सेक्शन 13 क्लॉज 9 की सबसेक्शन 9 की बात करते हैं, जहां पे कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल एंड कुरियर। तो उस केस में शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। तो कुरियर और मेल के लिए दोस्तों वहां पे बोल दिया था कि हैंड ओवर जहां पे होगा वही मान लिया जाएगा। यहाँ पे हम अदर की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, तो जहां पे गुड्स पहुंचेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if PQ shipping company located in India charge ocean freight charges for transport of goods to Germany for a customer located in India। तो दोस्तों क्या कह रही है, कंपनी शिपिंग कंपनी है जो कि कहाँ क्या है, उसकी लोकेशन कहाँ है, दिल्ली है, और उसने दूसरी कंपनी के लिए माल डिलीवर कहाँ करे हैं, जर्मनी में डिलीवर करे हैं, और वो कंपनी भी कहाँ लोकेटेड है, इंडिया के अंदर है। बट ये गुड्स कहाँ डिलीवर हुए हैं दोस्तों, ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कहाँ के लिए दी गई हैं, जर्मनी के लिए। तो इस केस में डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स कहाँ की है, जर्मनी की है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा दोस्तों, जर्मनी होगा, ना कि इंडिया। अब दोस्तों आगे आते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। यहां जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट होंगी, इंटरनेशनल जर्नी होगी, तो उस केस में पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, शैल बी द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी। तो जहां पे उसने अपनी जर्नी कंप्लीट करके आगे के लिए बढ़ जाएगा, तो जहां पे वो अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा, जहां पे ब्रेक करेगा अपनी जर्नी, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एयर इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम मुंबई टू पेरिस providing food to its passenger, the place of supply will be Mumbai, where first is scheduled for departure. For returning journey from Paris to Mumbai, then in that case place of supply is Paris। अब दोस्तों आगे चलते हैं सेक्शन 13-12 जो कि है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। तो यहाँ पे हम गूगल जैसी कंपनियों की बात कर रहे हैं जो कि बैठी कहाँ है, सिलिकॉन वैली में बैठी है, और सर्विसेज कहाँ दे रही हैं, अपनी इंडिया में दे रही हैं, जो कि एंड्रॉइड की सर्विसेज दे रही है, गूगल मैप की सर्विस दे रही है, बहुत सारी एडवर्ड की सर्विस दे रही हैं। तो इस केस में रिसिपिएंट जो सर्विसेज ले रहा है उसकी लोकेशन क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई
मानी जाएगी। तो कहते हैं कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। इस केस में कहते हैं कि रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज की लोकेशन तब मानी जाएगी अगर इन 7 कंडीशन, इतनी सारी कंडीशन जो हैं उनमें से अगर 2 कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो दोस्तों ये सारी कंडीशन क्या है? पहली, लोकेशन ऑफ एड्रेस प्रेजेंटेड बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज थ्रू इंटरनेट इज इन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि अगर वो जो ऑनलाइन सर्विस ले रहा है बाहर वाली कंपनी से, उसके अंदर उसने अपने एड्रेस जो दिया है वो इंडिया का है, अगर वो द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और स्टोर्ड वैल्यू कार्ड और चार्ज कार्ड और स्मार्ट कार्ड एनी अदर कार्ड बाय विच रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज सेटल पेमेंट हैज बीन इशूड इन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि जो आपका क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वो इंडिया का है। वो द बिलिंग एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन टैक्सेबल टेरिटरी, वही चीज। द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ डिवाइस यूज्ड बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन टैक्सेबल टेरिटरी, इनकी आईपी एड्रेस कहां का? इंडिया का है। The bank of recipient of services in which account used for payment is maintained in taxable territory, जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड जो हो उसके पीछे जो बैंक है वो इंडिया में है। The country code of subscriber identity model card used by recipient of services in taxable territory, यानी कि वो कंट्री कोड कौन सा यूज कर रहा है? इंडिया का 91। The location of fixed landline through which services received by recipient is in taxable territory, यानी कि जो उसके अंदर लैंडलाइन नंबर जो डिटेल दे रहा है वो इंडिया का है। तो अगर इन सारी कंडीशन में से अगर 2 कंडीशन भी उसकी आ जाती है इंडिया वाली, तो मान लिया जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट फॉर दिस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज के लिए। एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज आर लाइक क्लाउड सर्विसेज, ई बुक जो परचेज होते हैं, म्यूजिक सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो सर्विसेज होती हैं, डेटाबेस एक्सेस इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट लाइक म्यूजिक, टेलीविजन शो। तो इस जो सारी सर्विसेज हैं इसके लिए हम इसी बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि सेक्शन 12 और 13 इतना लेंथी है कि आप इसे पढ़ते पढ़ते बहुत सारे आपके सबसेक्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको मैंने समराइज फॉर्म में आपको बनाया है कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जर्नल जो कि सबसेक्शन 2 के अंदर है, और 14 एडवर्टीजमेंट, ये मेरा क्या है दोस्तों? ये दोनों इसके लिए मेरा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, इन दोनों के लिए सबसेक्शन 2 और 14 के लिए मेरा क्या माना जाएगा? मेरा माना जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई। अब दूसरा है दोस्तों हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम दोस्तों क्या है? हाइब्रिड सिस्टम का मतलब दोस्तों ये माना जाएगा, अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो दोस्तों ऑन रिकॉर्ड या सप्लायर का प्लेस ऑफ बिजनेस। तो वो कौन कौन से सबसेक्शन आते हैं? सबसेक्शन 5 जो ट्रेनिंग का है, सबसेक्शन 7 जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट का है, सेक्शन 8 जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का है, सेक्शन 9 जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स का है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 11 जो कि टेलीकॉम का है, सबसेक्शन 12 जो बैंकिंग का है, सबसेक्शन 13 जो कि इंश्योरेंस सर्विसेज का है। तो इसमें किसको हम हाइब्रिड सिस्टम बोलेंगे। फिर परफॉर्मेंस बेस्ड यानी कि ओरिजिनेशन लोकेशन बेस्ड वाला जो सर्विसेज हैं, जैसे कि सबसेक्शन 10 सर्विसेज ऑन बोर्ड वाला, सबसेक्शन 3 जो कि इमोरल प्रॉपर्टी वाला, सबसेक्शन 4 जो कि परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल इवेंट वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ टू इवेंट जो कि सबसेक्शन 6 वाला। ये कौन से होंगे? परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे, लोकेशन बेस्ड होंगे। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि इनके लिए हमें क्या लेना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बाद दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज कहां कहां आते हैं? सेक्शन 12 और 13। सेक्शन 12 किसका बोलता है? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन इंडिया। और सेक्शन 13 किसका बोलता है? इफ लोकेशन रिसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया और सप्लाई रिसिपिएंट और सप्लायर का। अब हम अगर इंडिया के अंदर है तो दोस्तों 2 में कैटेगराइज कर लेते हैं कि वो रजिस्टर्ड है या उसकी मूल प्रॉपर्टी है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो हमें देखना है कि वेदर रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, और दूसरा देखना है अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन बेसिस पे हम चलते हैं, तो रजिस्टर्ड है तो जो उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है वही लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट माना जाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एज पर रिकॉर्ड, एड्रेस रिकॉर्ड को हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो क्या मानेंगे दोस्तों? सप्लायर की लोकेशन को मानेंगे। अब रजिस्ट्रेशन बेस पे नहीं चलते हैं, हम कहां आते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो जहां पे अगर उसकी मूल प्रॉपर्टी अगर इंडिया में लोकेटेड है
तो क्या होगा। और दूसरा केस आता है, अगर उसकी इमोल प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड नहीं है, तो इंडिया में लोकेटेड है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी प्लेस ऑफ सप्लाई उसका, और इंडिया में लोकेटेड नहीं है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब दूसरा सिनेरियो, इफ लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में हम दोनों में उसी तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन और इमोल प्रॉपर्टी। रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और इमोल प्रॉपर्टी अगर उसकी आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी बनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों ये पूरा समराइज फॉर्म में था, ये पूरा फ्लो चार्ट में इजी वे में आपको ग्रैप्स करने के लिए था। तो अब ये हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर शुरू कंप्लीट हो गया दोस्तों, और इसके बाद हम जो शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। तो थैंक यू दोस्तों।